इससे पहले तुम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। सो ये जो चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका चैप्टर नंबर 2 था। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में आपने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन। किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करें तो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। इसी तरह सोडियम एंड क्लोरीन ये आपस में अटैच होकर क्या बना देते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको आप घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, नमक को, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। अब आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड। आपको इससे पहले टाइप्स बताई थी कि टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहले आयनिक, उसके बाद कोवलेंट, उसके बाद डेटिव या कोऑर्डिनेट, और फिर मेटालिक। आज जो हमें डिस्कस करनी है वो कौन सी है, आयनिक बॉन्डिंग। इसके बारे में आपको पहले बताया था कि ये ऐसा बॉन्ड है जो किस वजह से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड जो किस वजह से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, आपको बताया था कि एटम जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। वो चाहे फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले के स्टेबल हो, किसी को इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो, या किसी के साथ शेयरिंग के ज़रिए से स्टेबल हो। ये उसकी अपनी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो आयनिक बॉन्डिंग है उसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब ये है कि एक जगह से मसलन अगर एक आपके पास यहाँ पर एटम है, उसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और एक दूसरा एटम है जिसको जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन की, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम कहते हैं कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है दूसरे वाले एटम के पास, तो इस जो लिंकेज है इसको आप क्या कहोगे, आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक लिंकेज भी इसको कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मसलन आप ऐसे भी सपोज कर सकते हो, आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई दोस्त है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मसलन आप पेपर गा रहे हो, उसको पेन की ज़रूरत पड़ गई है। अब आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा पेन है और आप कहते हो कि ये आप पेन रख लो, इसको इस्तेमाल करो, या आपका या आप इसके साथ जो भी करो आपका पेन है, आप इसको लेके पेपर कर लो अपना। तो ये आपने जब कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया ना उसके पास, तो ये क्या होगा, आपके दोनों के दरमियान कौन सा लिंकेज बन जाएगा, आयनिक लिंकेज या फिर आयनिक बॉन्डिंग होगी आपके पास। जब आप एक चीज़ दूसरे को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हो तो वो क्या है, आयनिक बॉन्डिंग। ये समझ आ गई इतनी कि डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं आप कि ये जो बॉन्डिंग है ये किन के अंदर कॉमनली हो सकती है। अब आपने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है 3rd चैप्टर में, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि ग्रुप 1 and 2 इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कहते हो, मेटल्स हैं ये। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये हैं कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव किस चीज़ को कहते हैं हम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक नेचर है मेटल्स का कि जिसकी वजह से वो क्या करना पसंद करते हैं, हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये उनकी एबिलिटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की ये एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करते हैं। जैसे सोडियम है Na, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव आयन के अंदर, क्योंकि ये मेटल है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है। अब इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होने का रीजन एक ये भी है जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज।
मेटल्स कॉमनली क्या होते हैं, ग्रेटर इन साइज होते हैं। जितना ज़्यादा साइज ऑफ एटम होगा, मतलब सपोज करोगे एक एटम है आपके पास जिसका एटॉमिक साइज ये है, अब सेंटर में न्यूक्लियस बहुत ही दूर है आउटर मोस्ट शेल से, मतलब यहाँ पे भी शेल होंगे, डिफरेंट शेल्स होंगे। जितना ज़्यादा आपके एटम का साइज ग्रेटर होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसका रीज़न कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव हो सकते हैं। इसी तरह यही केस मेटल के पास है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जिसकी वजह से उनकी ये टेंडेंसी है कि वो क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। ये तो हो गई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात। अब आ जाते हैं आगे ग्रुप नंबर 13 to 17। अब ग्रुप नंबर 13 to 17 ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप हैं जिनको आप कहते हो नॉन मेटल्स। सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं मोस्टली। अब नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वैसे नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रो नेगेटिव चीजें होती हैं उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकती हैं, गेन कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, उनके पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, उनके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर आप इस ग्रुप को 1 और 2 के एलिमेंट्स को और ग्रुप नंबर 13 to 17 के एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करने का मौका देते हैं तो वो कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, एक ये चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, उनकी ये एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं यहाँ से। दूसरा ये क्या करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। तो जब एक तरफ एक एटम या मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम जो कि नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल हम इसमें करते हैं सोडियम क्लोराइड की। नमक की जो एग्जांपल है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है आयनिक बॉन्डिंग के लिए। अब सोडियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले हम इनकी कन्फिग्रेशन करते हैं कि सोडियम और क्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या है। सबसे पहले सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 है। अब एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि एक एटम एज अ होल न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि इसके अंदर 11 प्रोटॉन होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। अब इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले 1s को जब ये फिल करेगा तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 2s को जब फिल करेगा उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद 2p को जब फिल करेगा तो उसके अंदर 6, और उसके बाद 3s के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। अब इसका जो ये 3s है यही इसका बैलेंस शेल है, या फिर इसको आप आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हो। उसके बाद ये तो कन्फिग्रेशन हो गई सोडियम की। उसके बाद हम लिखते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 70। इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो फर्स्ट के अंदर 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है 3s1 और क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है 3s2 3p5। अब यहाँ पे देखें आप कि अगर सोडियम अपना ये आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये किस में आ जाएगा, इस कन्फिग्रेशन में, मीन्स NS2 NP6। ये किन की निशानी है, ये नोबल गैसेस की निशानी है। उनकी कन्फिग्रेशन ऐसी होती है NS2 NP6, जिसकी वजह से हम नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव भी कहते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ा था कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी। तो जब इनकी कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी, नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी, तो ये जो सोडियम है वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। दूसरी तरफ क्लोरीन को अगर देखें तो अगर यहाँ पे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल के अंदर, अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 6।
तो इसकी भी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, NS2NP6 हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं कैसे, कि एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा उसको गेन करे, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए और क्या बन जाएगा, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। अब सोडियम क्या है, एक मेटल है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब सोडियम क्योंकि मेटल है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन के अंदर। आपने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर कि व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, या फिर इसको आप कैटाइन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन के अंदर आपने पढ़ा था कि जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम कैटाइन भी बोलते हैं। अच्छा, जब ये कैटाइन बांधेगा अब इसकी कन्फिग्रेशन के अंदर देखिए कैसा चेंज आया। पहले इसकी कन्फिग्रेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन अब क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिए, पहले उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम अब अगर इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो वो इस तरह लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 बस कन्फिग्रेशन चेंज हो गई, NS2NP6 नोबल गैसेस जैसी कन्फिग्रेशन हो गई। दूसरी तरफ क्लोरीन की बात करेंगे। अब क्लोरीन की क्या एबिलिटी है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसकी ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो कौन गेन कर लेगा, क्लोरीन गेन कर लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है क्लोरीन क्या है, एक एनाइन बन गया, सोडियम कैटाइन बन गया और क्लोरीन एनाइन बन गया। इसकी कन्फिग्रेशन के अंदर भी चेंज देखो कैसा आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, उसकी रीजन से इसकी कन्फिग्रेशन अब क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस से मिलती जुलती बन गई। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये कैटाइन और ये एनाइन बन गए, कन्फिग्रेशंस भी चेंज हो गई। अब ये क्या करेंगे, जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ नीचे जगह, और क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। आपने ये आयन्स के अंदर पढ़ा था कि आयन्स आर नॉट स्टेबल, आयन स्टेबल नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ फौरन से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे नेगेटिव आयन है, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, NaCl। तो इस तरह से आपका ये आयनिक बॉन्डिंग की वजह से सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ तक ही बढ़ा आपका आज का टॉपिक, ठीक है। कल इसके आगे पढ़ेंगे हम, कर दिया बंद।